बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फ़ोरम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल इकबाल। आज की इस वीडियो में हमने अपील को डिस्कस करना है। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में हमने आर्डर 43 के बारे में पढ़ा था। आर्डर 43 आपको बताता है अपील्स के बारे में, लेकिन कौन सी अपील्स जो हम आर्डर के अगेंस्ट अपील्स करते हैं। अब कोई भी आर्डर जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट कोई भी जो कोर्ट आर्डर पास करती है उसको हम अपील करेंगे तो आर्डर 43 के तहत करेंगे और सेक्शन 104 के तहत करेंगे। अब सेक्शन 104 आपको एक लिस्ट देता है पूरी कि ये आर्डर्स अगर कोर्ट पास करेगी तो उनके अगेंस्ट आपने अपील की तरफ जाना है। अगर अदरवाइज़ जो जो बाकी होते हैं वो किस में फॉल करते हैं, रिवीजन में फॉल करते हैं सेक्शन 115 के तहत। आज हम इस वीडियो में अपील जो हमने फाइनल डिक्री होती है उसके अगेंस्ट अपील जैसे करनी है, आज की वीडियो में हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है। इस वीडियो को हमने इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो पहला हिस्सा होगा वो आपको बताएगा टिल द एडमिशन ऑफ द अपील कि अपील सुनवाई के लिए उसको एक्सेप्ट किया गया है। दूसरी वीडियो में हमने जो अपेलेंट है और जो रिस्पोंडेंट है उसको हमने ला के कोर्ट में खड़ा करना है। तो उसके बाद क्या कार्रवाई होगी वो हमने इसके पार्ट 2 में डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पता होना चाहिए कि सेक्शन 96 का अपील को डिस्कस करने से पहले, जैसे आर्डर 43 को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको बताया था सेक्शन 96 के बारे में। सेक्शन 96 क्या कहता है? सेक्शन 96 ये कहता है कि हर एक अपील, हर एक ऑर्डर, हर एक जजमेंट और हर एक डिक्री जो होती है वो क्या होती है, अपीलेबल होती है। हर एक ऑर्डर, सॉरी नॉट ऑर्डर बट हर एक जजमेंट और जो डिक्री पास होती है, फाइनल जजमेंट जो भी पास होती है वो आप अपील की तरफ लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जो एक्स पार्टी डिक्री है उसको भी आप अपील की तरफ लेके जा सकते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? अगर कोई भी डिक्री आप कॉम्प्रोमाइज़ से लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई अपील फॉल नहीं करती। हाँ, उस एक्सेप्शन में उस एक्सेप्शन के अंदर एक एक्सेप्शन है, ये है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री आपको उस कॉम्प्रोमाइज़ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके तहत डिसाइड नहीं की गई, तो उसके मुताबिक वो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री नहीं आई, तो आप उसको फिर दोबारा चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 96 आपको ब्रीफली किसके बारे में बताता है कि हर एक जजमेंट और हर एक डिक्री, फाइनल डिग्री जो भी पास होती है किसी भी कोर्ट से, वो क्या हो सकती है, अपील उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। अब एक्स पार्टी डिक्री है। एक्स पार्टी डिक्री जो होती है उसके अगेंस्ट आपके पास दो रेमेडीज़ होती हैं। एक रेमेडी जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 96(2) के तहत, और जो दूसरी रेमेडी होती है वो 12(2) की होती है कि आप उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करवा सकते हैं। और इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक ये डील करते हैं रेगुलर फर्स्ट अपील के साथ। अब हम जो फर्स्ट अपील दायर करते हैं, फॉर सपोज हम अगर सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, ये तो हमारी फर्स्ट अपील बनती है। अगर हम दूसरी अपील फाइल करेंगे तो वो रेगुलर सेकंड अपील बनेगी। तो ये सारे हमने जब हम अपील फाइल करते हैं तो हम सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं कि ये मेरी पहली अपील है या ये मेरी दूसरी अपील है। तो ये रेगुलर फर्स्ट अपील कहाँ से, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 99 तक। और सेक्शन 100 आपको बताता है रेगुलर सेकंड अपील के बारे में। ये जो अपील है ये एक सब्सटेंशियल राइट है अग्रीव्ड पार्टी का कि वो उसको किसी भी ऑर्डर को, किसी भी जजमेंट को, किसी भी डिक्री को वो अपील की तरफ लेके जा सकते हैं। जो उससे अब इसका पर्पज़ क्या है? अपील का ये पर्पज़ है कि जो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है उसको दोबारा एक मौका दिया जाए, उसको एक दोबारा चांस दिया जाए, ताकि वो फिर दोबारा जो हायर कोर्ट है उस मैटर को, उस मसले को सही तरीके से डिसाइड कर सके। तो ये था अपील का पर्पज़। अब आपसे अगर अपील का पर्पज़ पूछा जाए तो अपील का पर्पज़ आप इसमें ये लिख सकते हैं। अब उसके अलावा अब सबसे पहले अपील में मैं आपको बता चलूँ कि अपील की एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट कौन सी हैं। अब ये बात यहाँ भी ये याद रखना, रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस। अब जो रिक्वायरमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है और कंडीशंस हमने रूल 9 से पहले डिस्कस करनी है, आर्डर 41 के रूल 9 से पहले डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले कौन सी है कि वो टाइम बार्ड ना हो, विद इन द टाइम हो। और दूसरी उसकी जो रिक्वायरमेंट है तो उसके साथ सर्टिफाइड कॉपी जो है जजमेंट की या जो डिक्री है जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी लेने में आपको टाइम लग जाता है और अगर आपने उस सर्टिफाइड कॉपी का वेट किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। फॉर सपोज किसी का घर बना हुआ है किसी जगह पे और किसी बंदे ने उसको गिराने की एप्लीकेशन दी है, उसको एप्लीकेशन मतलब स्टे की एप्लीकेशन दी है या किसी और चीज़ की एप्लीकेशन दी है कि इसको यहाँ से ज़मीन वगैरह खाली कराई जाए, वैकेट कराई जाए, तो अगर वो उसके अगेंस्ट सर्टिफाइड कॉपी की वेट नहीं करेगा, वो उस ऑर्डर के उस जजमेंट के अगेंस्ट सर्टिफाइड कॉपी का वेट नहीं करेगा। अगर सर्टिफाइड कॉपी का वेट करेगा तो वो उधर से जो जजमेंट है, डिक्री है, वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाएगी। तो वो वेट करेगा तो वो घर वगैरह वहाँ पर उसको गिराया जाएगा या उसको वहाँ से वेकेट किया जाएगा या उसको रास्ते पे लाया जाएगा।
तो इस वजह से इन कुछ केसेस में सर्टिफाइड कॉपी की भी इमरजेंसी केसेस में सर्टिफाइड कॉपी की भी ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत तो होती है लेकिन वो बाद में आप जमा करवा सकते हैं। कोर्ट आपको टाइम देती है, आपने उस टाइम के अंदर उसको कॉपी को जमा करवाना होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अपील। अब हम जाते हैं सेक्शन आर्डर 41 के तहत। अब ये सब्सटेंशियल राइट तो है लेकिन इसका प्रोसीजर कौन बताता है आपको? ऑर्डर 41 बताता है। ये जो सब्सटेंशियल राइट आपको किसने बताया? सेक्शन 96 ने बताया कि ये आपका सब्सटेंशियल राइट है कि आप हर जजमेंट और हर डिग्री के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब जो इसका प्रोसीजर है वो आपको बताता है ऑर्डर 41। सबसे पहले आपको 41 जो ऑर्डर है, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्रीज़। अब इस ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है, आपने इसके साथ क्या देखनी है? सेक्शन 96 टू 99, सेक्शन 107 एंड सेक्शन 108। अब सेक्शन 99 से सेक्शन 98 से 96 से लेकर 99 तक किसके साथ डील करते हैं? रेगुलर फर्स्ट अपील के साथ डील करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको ऑर्डर 43 की वीडियो में बताया था, जो इससे पहले मैंने अपलोड की हुई है, उसमें मैंने आपको ये बताया था जो भी ऑर्डर का प्रोसीजर, जो भी अपील का प्रोसीजर फॉलो करता है ऑर्डर 41 के तहत, वही ऑर्डर का प्रोसीजर, वही अपील का प्रोसीजर फॉलो करेगा ऑर्डर 43 के तहत। जिस तरीके से हम 41 ऑर्डर के तहत अपील के लिए जाते हैं, हमने उसका मेमोरेंडम कैसे लिखना है, उसमें अंदर कंटेंट्स कैसे होंगे, वो एडमिट कैसे होगी, उसके प्रोसीजर क्या है, उसके कंडीशंस क्या हैं, वही सेम तरीके का फॉलो होगा ऑर्डर 43 में। तो हम शुरू करते हैं रूल ऑर्डर 41 के रूल 1 से। रूल 1 क्या कहता है? फॉर्म ऑफ अपील वाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम। अब आप मेमोरेंडम के साथ आपका क्या होना चाहिए और फॉर्म ऑफ अपील। अब इसकी जो वर्डिंग वो क्या कहती है? एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ मेमोरेंडम। अब किस फॉर्म में होनी चाहिए? मेमोरेंडम के फॉर्म में होनी चाहिए। साइंड बाय द अपेलेट और हिज प्लीडर एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड। अब देखो फॉर्म कौन सा होगा अपील का? मेमोरेंडम फॉर्म में होगी, मेमोरेंडम की शक्ल में होगी। जैसे हम पहले दावा दायर करते हैं तो वो कौन सी शक्ल में होता है? प्लेंट की शक्ल में होता है। तो ये आप किसकी शक्ल में होगा? मेमोरेंडम की शक्ल में होगा। द मेमोरेंडम शैल बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ अ डिक्री। में जैसे आपको पता है सर्टिफाइड कॉपी आपके पास लाजिमी होनी चाहिए। आप कॉपी ऑफ अ डिक्री जिसको आप क्या कर रहे हैं? अपील की तरफ लेके जा रहे हैं। कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम के कंटेंट्स कौन से होंगे? द मेमोरेंडम शैल सेट फोर्थ कंसाइसली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेड्स द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। अब जो ग्राउंड्स हैं आपके कि आपको ये जो डिग्री कोर्ट ने पास की है वो आपको क्यों कबूल नहीं है, आपको क्या मसला है, आपको उससे किस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सारे के सारे आपने ग्राउंड्स लिखने हैं। और ये जो ग्राउंड्स लिखते हैं वो हम अलग से बिल्कुल पैरावाइज लिखते हैं और उनको पॉइंट्स नंबर वगैरह बना के लिखते हैं। तो द डिक्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट और नेरेटिव। अब वहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना, नेरेटिव वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने कंसाइजली आपने बताना है अंडर डिफरेंट हेड्स एंड सच ग्राउंड्स शैल बी नंबर्ड कंजेक्टिवली। अब वो जो भी ग्राउंड्स होंगे आपने उनकी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है सही तरीके से। तो ये रूल 1 है जो आपको बताता है कि फॉर्म ऑफ अपील इज़ द मेमोरेंडम फॉर्म। और दूसरा क्या है कि सर्टिफाइड कॉपी साथ होनी चाहिए मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ। और कंटेंट्स ऑफ अपील में क्या होना चाहिए? ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। जो ऑब्जेक्शंस के आपके जो ग्राउंड्स हैं या जो अपील्स के ग्राउंड हैं वो आपने वहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए। अब उसके बाद जो सेक्शन इसका रूल 2 है, ग्राउंड्स विच में बी टेकन इन अपील। अब यहाँ पे जो अपेलेंट है वो कोई भी ग्राउंड्स ले सकता है अपील के। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है रूल 2 में, आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी ग्राउंड्स ले सकते हैं और कोर्ट बाउंड नहीं है कि ये सिर्फ वही ग्राउंड्स ले जो वहाँ पे लिखे गए हैं या वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि कोर्ट कोई भी ग्राउंड एडिशनल ऐड कर सकती है। उस ग्राउंड को ऐड करने से किसी भी एक पार्टी को अगर उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस पार्टी को प्रॉपर एक चांस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उस पार्टी को भी सुना जाए। उस पार्टी को सुनने के बाद फिर आगे क्या कहते हैं उसको मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो उस जो ग्राउंड ऐड किया जा रहा है उसके अगेंस्ट वो ऑब्जेक्ट वगैरह कर सकती है। ठीक है, मतलब उसके वो मतलब उसको डिफेंस का राइट दिया जाएगा दूसरी पार्टी को जो उस ग्राउंड ऐड होने की वजह से क्या हो रही है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अब इसके अलावा जो रूल 3 रिजेक्शन और मेमोरेंडम ऑफ अमेंडमेंट। अब रिजेक्शन का तो यही है जैसे हमने ऊपर बताया कि उसके साथ सर्टिफाइड कॉपी अटैच नहीं है, वो मेमोरेंडम फॉर्म में नहीं है, उसको अपील आपने सही तरीके से नहीं लिखा, या उसमें जो ग्राउंड्स हैं वो अपील आपने सही नहीं ली है ग्राउंड्स। ठीक है, तो ग्राउंड्स बेसलेस ग्राउंड्स हैं। तो अगर वो जो मैनर हमने ऊपर बताया है अगर वो आप उस मैनर के तहत उस जो तरीक़ेकार है उसके तहत आप अपील नहीं फाइल करते, अपील ड्राफ्ट नहीं करते, मेमोरेंडम उस तरीके से नहीं लिखते तो आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। या अगर उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं तो वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं माइनर मिस्टेक्स वो तो कोर्ट खुद मतलब जो पार्टी होती है उसके साइन से वो छोटी छोटी मिस्टेक्स साइन करवाई जा सकती हैं और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो अमेंडमेंट होती है जैसे हमने अमेंडमेंट पढ़ा था ऑर्डर 6 और रूल 17 में कि आप प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं।
तो उसके तहत कोर्ट फिर क्या करेगी, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगी कि वो उस अपने प्लान वगैरह को अमेंडमेंट उसके लिए उसके क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे रूल 5 की तहत। रूल 5 क्या कहता है कि जस्ट मेयर फाइलिंग ऑफ एन अपील डज नॉट अमाउंट टू द स्टे। अगर आप अपील फाइल कर दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अपने एग्जीक्यूशन को भी स्टे करवा दी है। आपने अपील फाइल करने के साथ साथ आपने स्टे की एप्लीकेशन अलग से देनी होती है। जब आपकी अपील एडमिट हो जाती है तो उसके बाद आपने अपील इसकी स्टे की एप्लीकेशन देनी होती है, या उसके पहले भी आप उसके साथ ही आप क्या कहते हैं उस ओरिजिनल कोर्ट को जिससे डिक्री पास की है उसको आप एग्जीक्यूशन की क्या कहते हैं स्टे एप्लीकेशन देते हैं एग्जीक्यूशन की। उसको ये बताते हैं कि मैंने ऊपर वाली कोर्ट में मैंने अपील दायर कर दी है, तो इस जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टे किया जाए, उसके लिए स्टे ग्रांट किया जाए। अब यहाँ पे उसकी कंडीशन है, 4-5 कंडीशंस हैं। वो कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो कंडीशन अगर फुलफ़िल होंगी तो स्टे ग्रांट किया जाएगा। देयर शुड बी सफिशिएंट काज टू स्टे फॉर स्टे ऑफ डिक्री। उधर एक सफिशिएंट काज होना चाहिए, जो डिक्री है उसकी स्टे का सफिशिएंट काज होना चाहिए। द एप्लीकेशन शुड एस्टेब्लिश दैट सब्सटेंशियल लॉस विल रिजल्ट इफ द एग्जीक्यूशन इज़ अलाउड टू प्रोसीड। जो दूसरी अपेलेंट पार्टी है उसको बहुत सारा नुकसान होगा अगर अपील को अगर स्टे को अगर क्या कहते हैं स्टे ना ग्रांट किया गया और एग्जीक्यूशन को ना रोका गया। तीसरा जो पॉइंट है, सिक्योरिटी मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच डिक्री। अब जो अपेलेंट है उससे सिक्योरिटी तलब की जाती है कि आज तो आप हमारा अपील दायर करके आप स्टे की एप्लीकेशन ले रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट आप क्या करें, सिक्योरिटी फाइल करें, ताकि सुबह हम अगर जिस क्या कहते हैं जजमेंट लेटर है, ठीक है, जो जिसके हक में जजमेंट आई है, तो उसको फिर आप मतलब आप कहीं भाग जाएं, आप वो प्रॉपर्टी कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप अगर मतलब किसी चीज़ से कोई रुकावट वगैरह डालें तो आपकी सिक्योरिटी हमारे पास पड़ी हो, ताकि हम जो पहले वाला प्लेंटिफ है, पहले वाला डिफेंडेंट जिसका डिक्री आई है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका क्लेम को हम क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। मतलब क्या है, आपको सिक्योरिटी जमा करवानी है, अपेलेंट को क्या करवानी होगी, सिक्योरिटी जमा करवानी होगी अगर वो स्टे की एप्लीकेशन फाइल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूशन। द एप्लीकेशन फॉर स्टे शुड बी मेड विदाउट अनरीजनेबल डिले। अब अनरीजनेबल डिले मतलब जो अनरीजनेबल डिले के अंदर मतलब विदाउट डिले उसमें नहीं चाहिए, आपने वो एप्लीकेशन जल्द से जल्द आपने फाइल करनी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसके तहत जिसको कोर्ट देख के आप क्या करती है, एप्लीकेशन आपकी क्या कहते हैं ग्रांट करती है। अब इससे पहले ये तो सेक्शन सिंपल किसके बारे में था, अपील वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कि अपील के साथ और क्या क्या होना चाहिए, और अपील में कौन कंटेंट्स क्या होने चाहिए मेमोरेंडम के, और कंटेंट्स के साथ के कौन कौन से ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो सकती है और आपको अमेंडमेंट की आपको परमिशन दी जा सकती है आर्डर 6 रूल 17 के तहत। और उसके बाद जो आपके सिर्फ स्टे की एप्लीकेशन फ़ाइल करने से इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपील फाइल करने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टे मिल गया है। तो आपने जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसमें जाके आपने स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि आपको स्टे ग्रांट किया जाए, ताकि जब तक अपील डिसाइड हो जाए तब तक मुझे स्टे ग्रांट किया जाए। फिर कोर्ट उसके बदले आपसे क्या कर सकती है, सिक्योरिटी वगैरह तलब कर सकती है। अब इस चीज़ को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अपील की जो प्रोसीजर की एडमिशन की जो कंडीशन होती हैं वो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंडीशंस एंड कंडीशंस। अब कोई अपील हेयरिंग के लिए एडमिट होनी है तो उसकी कंडीशन कौन कौन सी होगी। लिमिटेशन होनी चाहिए, विद इन द मतलब टाइम के अंदर होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या है, जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए उस कोर्ट की जिसमें हम फाइल कर रहे हैं। फॉर सपोज अगर हम जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दी है तो वो उधर से क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आपकी कंडीशन क्या है कि आपने सही फोरम पर अपील फाइल करनी है। मतलब फिर आगे फोरम की बात आ रही है, आपने वो फोरम भी सही तरीके से उसी मतलब सही फोरम में आपने फाइल करनी है। रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको पीछे बताएं, ग्राउंड्स वगैरह जो आपने लिखने हैं, जो सर्टिफाइड कॉपी है और जो विद इन द टाइम होनी चाहिए। और उसके बाद मेमोरेंडम क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम होना चाहिए। ये सारा का सारा क्या कहते हैं, आपकी कंडीशन है अपील की एडमिशन के लिए, के लिए। अब सेक्शन रूल 9 जो है ऑर्डर 1 का, वो आपको बताता है रजिस्ट्री ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील। Where a memorandum of appeal is admitted, the appellate court or the proper officer of the court shall endorse thereon the date of presentation and shall register। अब वो रजिस्टर की जाती है अपील की, फिर उसका एक जो रजिस्टर होता है उसमें मेंटेन किया जाता है, उसको रजिस्टर कहा जाता है। तो ये रजिस्ट्री एंड रजिस्टर उसके बारे में बताता है। appellate court may require appellate to furnish the security for the costs। जो भी appellate court है वो क्या करेगी, उससे सिक्योरिटी तलब कर सकती है, ठीक है।
The appellate court may, in its discretion, either before the respondent is called upon to appear and answer or afterwards on the application of the respondent, demand from the appellant security for the cost of appeal or again or of the original suit or of both. अब जो डिफेंडेंट है या रेस्पोंडेंट है वो क्या कर सकता है, वो उससे कॉस्ट तलब कर सकता है, उसे क्या कर सकता है, कॉस्ट तलब कर सकता है एज अ सिक्योरिटी, एज अ कॉस्ट, किस चीज़ की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल सूट और कॉस्ट ऑफ द अपील, तो उसकी वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो सिक्योरिटी, ये क्या कहते हैं, जो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कोर्ट का एक वास्ट डिस्क्रिशनरी पावर है। अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये जो अपेलेंट है वो क्या करे, डेलिब्रेट इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू अवॉइड एग्जीक्यूशन फॉर द कॉस्ट्स इन द फर्स्ट कोर्ट। जो फर्स्ट कोर्ट में आपको कॉस्ट कोई अवार्ड की गई हैं उनको डेलिब्रेटली अवॉइड करने के लिए उसने क्या किया है, एप्लीकेशन फ़ाइल की है, अपील फ़ाइल की है, अपील फ़ाइल की है। तो वो जो कॉस्ट जो डिक्री आपके हक़ में आई हुई है तो वो क्या कहते हैं, उसकी हमने क्या कहते हैं, सिक्योरिटी रखवानी होती है। जब वो सिक्योरिटी रखते हैं तो जब वो बंदा भले फिर कॉपरेट करे ना करे अपील में, जो उसकी सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो फिर डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट को दी जाती है ताकि उसका जो क्लेम है वो उससे वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब दूसरी जो इसके रूल 10 की कंडीशन है, वेयर अपेलेट रिजाइड्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, फिर देखा जाता है कि उससे क्या कहते हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान अदर देन द प्रॉपर्टी इन विच, अच्छा, तो उससे भी क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, जो बंदा बाहर है, पाकिस्तान से बाहर है, provided that the court shall demand such security in all cases in which appellant is residing outside of Pakistan and is not possessed of any sufficient immovable property। अब अगर ये कॉस्ट कोर्ट, मतलब एक बंदा है जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, अब उसके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो उससे कोर्ट क्या डिमांड करेगी, उससे कोर्ट डिमांड करेगी कॉस्ट के, मतलब वो सिक्योरिटी जमा करवाए कॉस्ट में, ठीक है, उन कॉस्ट की सिक्योरिटी जमा करवाए। जब वो सिक्योरिटी जमा करवाएगा तो क्यों सिक्योरिटी जमा करवा रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसके पास सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उसके पास सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय उस प्रॉपर्टी के जो सूट में या जो अपील में शामिल है। अगर उसके पास वो कोई और प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट क्या करती है, उससे भी कॉस्ट डिमांड करती है। अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर कोई कॉस्ट नहीं देता तो उसकी अपील क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो ये कॉस्ट आपने लाजमी जमा करानी होती है, अदरवाइज़ आपकी अपील क्या होती है, डिसमिस हो जाती है। अब जब पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट, अब ये जो अपेलेट कोर्ट होती है वो नोटिस भेजती है लोअर कोर्ट को कि मैं जो आपकी अपील आई है तो उसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ। तो ये इसमें जो कंडीशन में, इस कंडीशन में वो क्या कर सकती है, रूल 11 के तहत वो विदाउट सेंडिंग नोटिस टू द लोअर कोर्ट वो उस अपील को क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। अब उसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। अब पहली जो वजूहत, ये पहली वजह है वो ये है, द अपेलेट कोर्ट आफ्टर सेंडिंग for the record if it thinks fit so to do and a fixing day for hearing the appellant or his pleader or hearing him accordingly, if he appears on that day may dismiss the appeal without sending notice to the court from whose decree the appeal is preferred or without serving notice to the respondent or his pleader। मतलब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है उसको सुनने के बाद कि इसकी अपील बनती नहीं है, इसकी अपील मेंटेनेबल ही नहीं है, या कोर्ट ये लगता है कि उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो बेसलेस हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है। और दूसरा जिसका सब रूल 2 है वो ये कहता है कि वो जो इसने अपील फाइल की वो आती नहीं है कोर्ट में, जिस दिन वो अपील की हेयरिंग का डे था उस दिन वो कोर्ट में आती नहीं है, तो तब भी उसकी अपील क्या होती है, रिजेक्ट हो सकती है। तो ये सारा ये किसके बारे में, रूल 10 डिसमिसल ऑफ द सूट। अब डे फॉर द हियरिंग ऑफ अपील, अगर रूल 10 और रूल 11 के तहत रिजेक्ट नहीं होती आपकी अपील तो उसका एक डे रखा जाता है हेयरिंग के लिए, तो उस हेयरिंग के प्रॉपर फिर कहते हैं कोर्ट कहते हैं सुनवाई होती है, उस प्रॉपर एक तरीका एक प्रोसीजर शुरू होता है फिर आगे उससे। अब उससे पहले कोर्ट क्या करती है, अपेलेट रूल 13 क्या कहते हैं, अपेलेट कोर्ट टू गिव नोटिस टू द कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अब जिस कोर्ट से डिक्री अपील की गई है तो अपेलेट कोर्ट क्या करती है, नोटिस भेजती है। अब नोटिस क्यों भेजती है, उसकी 2-3 वजूहत हैं कि जो भी पेपर्स वगैरह हैं वहाँ उस सूट के तहत जो भी आप उस कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं तो वो कोर्ट क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है किसको, उस अपीलेट कोर्ट को। और जो कापीज़ ऑफ एग्जिबिट्स इन कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम, अब एग्जिबिट्स किसे कहते हैं, एग्जिबिट्स जो एविडेंस रिकॉर्ड की करवाए। अब फॉर सपोज एक ओरिजिनल देखा जाता है और उसका भी फ़ोटो कापी, एक जो अटेस्टेड एक कॉपी होती है वो भी कोर्ट के पास, हम कोर्ट में वो पास जमा करवाते हैं, ओरिजिनल हमारे पास होता है, तो ओरिजिनल कोर्ट सीन करके रिटर्न करती है जिसको लिखती है OSR, ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न, ठीक है। तो ये एग्जिबिट मतलब उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई होती है एविडेंसेस की कि ये चीज़ें हमने देख ली हैं, ये एविडेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसकी जो कापीज़ होती हैं वो भी क्या करती हैं, अपीलेट कोर्ट उस नोटिस के ज़रिए क्या करती है, तलब करती है। अब उसके बाद रूल 14
publication and service of notice of day for hearing appeal of the day of hearing the appeal। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डे फिक्स किया जाएगा अब क्या कहते हैं अपील सुनने के लिए, और उसके बाद आपको एक नोटिस भी जारी किया जाता है ताकि रेस्पोंडेंट को पता लग सके और वो कोर्ट आ सके। नोटिस ऑफ द फिक्स्ड डे अंडर रूल 12 शैल बी अफिक्स्ड इन द अपीलेट कोर्ट हाउस and a like notice shall be sent to the appellate court from whose decree is appealed is preferred and shall be served on the respondent। अब respondent की तरफ चला जाएगा or his pleader in the appellate court in the manner provided for the service of the defendant of a summons to appear and answer all the provisions applicable on such summons and proceedings। मतलब ये जो नोटिस होगा वो डायरेक्ट नीचे वाली कोर्ट को डायरेक्ट करेगी कि आपने नोटिस आपने उस रेस्पोंडेंट को सर्व करना है। और दूसरा पहला तरीक़ाकार क्या है नोटिस सर्व करने का अपील में, पहला तरीक़ाकार ये है कि वो कोर्ट जो लोअर कोर्ट है उसको डायरेक्ट करेगी कि ये मैं आपको नोटिस भेज रही हूँ, ये आपने रेस्पोंडेंट की तरफ सर्व करना है। दूसरा क्या होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है अपीलेट कोर्ट में इटसेल्फ काज नोटिस टू बी सर्व्ड, जो अपीलेट कोर्ट होती है वो खुद भी उस नोटिस को डायरेक्टली सर्व कर सकती है रेस्पोंडेंट की तरफ। ठीक है, तो ये दो रूल 14 में आपको बताती है कि जो नोटिस आपने रेस्पोंडेंट की तरफ रेस्पोंडेंट को भेजना है वो किस तरीके से भेजना है। जो रूल 14 के तहत पहला जो सब रूल है वो क्या बताता है आपको, आपने जिस कोर्ट से डिक्री आई है आपकी उसी कोर्ट को आपने नोटिस भेजना है और वो नोटिस सर्व होता है एज अ समन टू द रेस्पोंडेंट। और दूसरा क्या है कोर्ट खुद जो अपीलेट कोर्ट है वो खुद उस नोटिस को खुद भेज सकती है। अब रूल 15 कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। The notice to the respondent shall declare that if he does not appear in the appellate court on the day so fixed, the appeal will be heard ex parte। अगर वो नहीं आता तो उसकी अपील कैसे सुनी जाएगी, एक्स पार्टी की सुनी जाएगी, मतलब उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री आ जाएगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। उस नोटिस में ये क्लियर चीज़ें लिखी होनी चाहिए, उसके कंटेंट्स ही होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या फिनिश किया, यहाँ पे हमने आगे क्या फिनिश किया कि आपकी अपील क्या हो गई, एडमिट हो गई, आपका एक डे हियरिंग के लिए फिक्स हो गया। अब उसके बाद आपने नोटिस भेजना, समन भेजना है, आपने रेस्पोंडेंट को इन्फॉर्म करना है। अब रेस्पोंडेंट इन्फॉर्म हो गया, अब रेस्पोंडेंट अब कोर्ट में आके पहुंचेगा। अब उसके आगे अब दोनों पार्टीज़ कोर्ट में आ गई, अपीलेट भी कोर्ट में और रेस्पोंडेंट भी कोर्ट में। उसके आगे जो प्रोसीजर है, तरीक़ेकार है, वो क्या होगा, कैसे फॉलो होगा, वो हमने इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करना है, जो कि इंशाल्लाह वेरी सून डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।